13 दिसंबर से संसद में संविधान पर 2 दिन चलने वाली विशेष चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस इस चर्चा में एक दूसरे के आमने सामने है। दरअसल कांग्रेस लंबे वक्त से बीजेपी पर यह आरोप लगाते रही है कि वो संविधान में बदलाव की तैयारी में। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान तो राहुल गांधी ने अपने प्रचार के दौरान जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। आज भी वो बाकायदा संविधान की प्रति लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी अपनी हर जनसभा में संविधान की कॉपी हाथ में लेकर भाजपा पर आरोप लगाते रहे हैं कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। एक्सपर्ट की माने तो राहुल गांधी का इस तरह जनता के बीच जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को 272 के आंकड़ों पर रुक जाने की वजह बना। अब जबकि संसद में संविधान पर विशेष चर्चा का दौर चल रहा है तो यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खुद को संविधान के प्रति ज्यादा समर्पित बताने की कोशिशों में है। दोनों पक्ष के सदस्य अपने भाषणों में साबित करने की जुगत में हैं कि वो संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान की भावना का अक्षरशः पालन भी करते हैं। बहरहाल संसद में चर्चाओं के दौर के बीच प्योर पॉलिटिक्स में आज भी हम करेंगे इस मसले पर चर्चा कि संसद में आखिरकार चर्चा क्यों हो रही है, साथ ही ये भी कि जब पीएम मोदी लोकसभा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि आज का दिन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना। इस वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। अदिति, दिल्ली में भले ही मौसम जो है उसमें सर्दी देखने को मिली, ठंडक है, लेकिन संसद में सियासी तपिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संसद 75वां जो संविधान अडॉप्ट करने की जो आज 75 साल पूरे हुए, 26 नवंबर को जिसका कार्यक्रम हुआ, उस पर ये लगातार 3 दिन चाहे लोकसभा की बात कर लें और अब आने वाले दिनों में राज्यसभा में चर्चा होगी। तो जब चर्चा शुरू हुई और उसके बाद जब आज दूसरा दिन है और आज शाम को 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बात करेंगे, उससे पहले संविधान की तो चर्चा हुई। संविधान किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना मायने रखता है, जब ये स्पीच शुरू हुई, राजनाथ सिंह ने शुरू की, अगर आज का जिक्र करें तो किरण रिजिजू ने शुरू की, तो बार बार ये बताया गया कि इस संविधान के माध्यम से यही संविधान है जो लोगों के हितों की रक्षा करता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संविधान के माध्यम से अब तक क्या कर चुकी है, ये संविधान कितना महत्व रखता है। इन तमाम बातों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने हर उस मुद्दे को उठाया जिसको कांग्रेस जमीन पर लेकर जाती थी 2024 में। और शायद आप मान लीजिए 2024 में जब कांग्रेस ने बार बार यह, जैसे आरक्षण का मुद्दा उठा, जनगणना का मुद्दा उठा संसद में, इन तमाम मुद्दों को महाराष्ट्र की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अलग अलग राज्यों में लेके गई और ये कहा था कि ये सरकार जो आरक्षण है वो नहीं ढंग से होने देगी, 50% की कैप का जिक्र किया, फिर ये कहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों का जिक्र भी किया गया। तो आप ये मान लीजिए कि जब आज ये दूसरा दिन है और अब 5:30 बजे पहले जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल चुके हैं, उन्होंने जिन्होंने अडानी से लेकर तमाम लोगों का जिक्र किया, ये भी कहा कि जो गरीब लोग हैं, युवा हैं, उनके अंगूठे काटे गए हैं क्योंकि उनकी जो नौकरियां थी या उनका जो हक था वो अडानी को दे दिया गया, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया गया। तो इस पूरे अभी तक की उसको समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे ये बताने की कोशिश कर रही है कि संविधान की महत्वता क्या है, लेकिन साथ में उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कांग्रेस की या विपक्ष की मंशा को साफ किया है। और वहीं चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने अडानी के मुद्दे पर संविधान की ये बार बार कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा जो अडानी जो शब्द था मेरी स्पीच में से उसको हटा दिया गया। राहुल गांधी ने बताया, और जब राहुल गांधी ने ये कहा, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति देखिए, जब राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों के अंदर हुनर है उन लोगों के हाथ से नौकरियां छीनकर इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई है, अडानी को दी गई है, उन्होंने धारावी का जिक्र किया, अलग अलग पोर्ट्स का जिक्र किया, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं, आपके दौर में आपकी सरकार जब थी तब सरदारों के गले काटे गए थे। तो आप देखिए ये संसद भवन है जहां की तमाम एक एक बात ऑन रिकॉर्ड होती है। दशकों तक
रिकॉर्ड में रहती है और इसके साथ साथ पूरा दुनिया, पूरा देश ये देखता है कि संसद के अंदर क्या हो रहा है। तो दरअसल दोनों ही ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी भाषण हो, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में संसद का या संविधान का मुद्दा बहुत ज्यादा, या आने वाले इस बात का जिक्र बिहार के चुनाव में बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण। संविधान का मसला ऐसा है जिसको लेकर के लगातार राहुल गांधी विपक्ष के नेता उठाते रहे इस विषय को, और खास तौर पर हमने देखा, आपको भी याद होगा कि जब चुनावी दौर में प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी जाते थे तो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के जाते थे हर मौके पर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हाल में जब वो संभल भी जा रहे थे तो रास्ते में जब उनको रोका गया तो संविधान की कॉपी लेकर के पहुंचे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए, वहां पर भी उसे उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उस तरीके से बीजेपी को उसे डेंट पहुंचता हुआ नजर नहीं आया, कम से कम विधानसभा चुनाव में। यही स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया था। अब आप देखिए, ऐसा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जब 240 सीटें आई थी तो उसको विस्तार से चर्चा की गई थी। महाराष्ट्र में इतना बड़ा झटका उम्मीद नहीं किया गया था, और उसके अलावा भी कई राज्यों में इतने बड़े इस तरह की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां पर इस तरह की उम्मीद नहीं की गई थी। खास तौर पर ये बात निकल कर आई कि जब बार बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जिक्र कर रही थी, तब ये माना जा रहा था कि अगर इस सरकार के 400 पार हुए तो क्या पता संविधान बदल दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो या कई ऐसे जो नेता मंत्री हैं जिनके मुंह से ये बयान हो कि हाँ 400 पार आएगा और हम संविधान में तब्दीलियां करेंगे, तो वो एक नैरेटिव सेट हुआ, और जाहिर तौर पे इस नैरेटिव ने 2024 के चुनाव में डेंट किया था। और जब 240 आया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इस बार भी अपने दम पर ही सरकार बना के एनडीए के साथियों को साथ लेना चाहते थे, लेकिन इस बार की क्या स्थिति हुई, और आप देखिए उसके बाद सीधा कैसे बदला। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के चुनाव में सिर्फ इस नैरेटिव को बदल देने से चीजें बदल गई, या महाराष्ट्र के चुनाव में इस नैरेटिव को बदल देने से। ये नैरेटिव तो अभी तक बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि रिफ्लेक्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी देखती है नतीजों के पीछे के कारण क्या है। तो उन्होंने देखा कि हरियाणा की बात करें तो किसान नाराज हैं, जाति आपको कैसे करना है, सब पूरा जो रिवर्स पोलराइजेशन हुआ जाति का कि जाट वर्सेस ऑल, इसके साथ किया गया। फिर बहुत सारे कैबिनेट के ऐसे मुद्दे किए गए, लेकिन ये बात तय थी, आपने जैसा कहा कि विधानसभा में इंपैक्ट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी, आप महाराष्ट्र का ही जिक्र कर लेते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल हो, माइक्रो मैनेजमेंट, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के देश के एससी के नेता थे उनको उस पॉकेट में भेजा गया जहां एससी के अलग अलग छोटे छोटे समूह के वोटर्स थे, परिवार थे, जिनसे माइक्रो मैनेजमेंट डिस्कशन हुए, बातचीत हुई कि नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षण क्या है, नरेंद्र मोदी के लिए संविधान क्या है, संविधान नहीं बदला जाएगा, आरक्षण में जैसा आप कहेंगे इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ओबीसी का आरक्षण मराठा को नहीं दिया जाएगा, या जो 50 की कैपिंग है वो हम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, तब जाकर महाराष्ट्र में इस तरीके के नतीजे आए। बिसाइड्स इसके प्याज के दामों में भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तब्दीली करी, वो 40% से 20% तक उसको लेकर आए। इसके अलावा अगर मशरूम्स का या सोयाबीन का जिक्र करें, सोयाबीन में भी बहुत सारी तब्दीली करी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो जाति की बात है, आपने देखा कि हरियाणा कैसे जीता, जाति पर जीता। आपने देखा महाराष्ट्र कैसे इतनी बड़ी जीत आई, जाति लामबंदी की वजह से आई, पूरा का पूरा ओबीसी लामबंद होकर बीजेपी के साथ आया। तो ये जो बहस हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी एक भी जरा सी भी गलतफहमी वोटर्स और अपने बीच में नहीं रखना चाहती, और आप देखिए ये साल भर तक चलेगा, भले ही आज चर्चा हो रही है, इस चर्चा में विपक्ष को चुनाव घेरा के जा रहा चश्मे है पर कि और आप बातचीत जो करेंगे emergency और में आपसे क्या जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां पर कितना असर और इसके लिए विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी। लेकिन सबसे बड़ी बात है आदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज संसद में बोलने वाले, लोकसभा में जब भी पीएम बोलते हैं हर कोई सुनता है, एक प्रखर वक्ता के तौर पर भी। आज जब पीएम का संबोधन होगा, उम्मीद क्या कुछ? मैं आपको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और क्योंकि आज ये पूरी चर्चा का जो जिसे रिप्लाई बोलते हैं वो रिप्लाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं 5:45 टू बी प्रिसाइज। अब ऐसे में मुझे याद है अभी ये नए संसद भवन में चर्चा है, जब पुराने संसद भवन से अविश्वास प्रस्ताव वाला मुद्दा आया था तब प्रधानमंत्री ने तब भी रिप्लाई किया, अपर हाउस में भी लोअर हाउस में भी, और प्रधानमंत्री उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिए थे। भले ही लगता था कि सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन उन्होंने अपने 9 सालों का लेखा जोखा दिया था
अब ठीक वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी है, जाहिर तौर पे संविधान को लेकर चर्चा है, और आप प्रधानमंत्री को जानते हैं कि वो जब जिस तरीके से वो इतने जबरदस्त वक्ता हैं कि जब वो बोलते हैं, उनकी जो कहानी होती है, उनके जो किस्से होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो क्या महसूस करते हैं, जाहिर तौर पे वो लोगों के मन तक जाते हैं। अब आज देखिए, सबसे पहले जो उनका भाषण, लगभग लंबे भाषण की उम्मीद की जा रही है, उस भाषण में सबसे पहले तो वो संविधान, उनकी सरकार संविधान को क्या मानती है, संविधान को जो अडॉप्ट किया से लेकर अब तक भारत में किस तरह का बदलाव आया, भारत के लिए संविधान कैसे नींव है, ये सारी बात करते हुए उनकी सरकार संविधान पे कितना विश्वास रखती है, यहाँ तक तो वो उसकी महत्वता बताएंगे। और फिर वो बताएंगे कि उन्होंने इमरजेंसी के दिन कैसे देखे, फिर वो बताएंगे कि जब यूपीए 1, यूपीए 2 या उससे पहले भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, नेहरू की सरकार थी, तो किस तरह से संविधान, क्योंकि जब आज सरकार, प्रियंका गांधी ने कहा कि पैसे देकर सरकारें गिराई जा रही हैं, तो आज उस बात का जवाब, प्रियंका गांधी के उस बात का जवाब दिया जाएगा कि कैसे सरकारें गिरी थी तब, और वो तमाम बातें आज प्रधानमंत्री के वक्तव्य में होंगी, क्योंकि अभी तक विपक्ष के जितने भी लोगों ने जो भी कहा है, उसके हर एक बात का जवाब आज प्रधानमंत्री के भाषण में आपको मिलने वाला है। और इस पूरे रिप्लाई के साथ साथ वो चाहे फिर वो सावरकर का जिक्र होगा, चाहे वो अंबेडकर साहब का जिक्र होगा, और तमाम उन मुद्दों का यहाँ पे जिक्र करके वो ये साफ कर देना चाहते हैं। और ये कोई संवाद उनके सांसदों के साथ साथ देश की 140 करोड़ लोगों की जनता के साथ ही उनका संवाद है। और अभी आप रुकिएगा, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री का आज रिप्लाई है, और उसके बाद संसद एडजर्न हो जाएगी मंडे को सुबह 11 बजे तक के लिए। मंडे को राज्यसभा में अमित शाह के भाषण के साथ राज्यसभा में वो चर्चा शुरू होगी। अब आप देखिए अमित शाह का भाषण, वो भी एक जबरदस्त वक्तव्य देते हैं, तो अमित शाह का भाषण होगा। और फिर 17 तारीख को प्रधानमंत्री अपर हाउस में फिर भाषण देंगे। तो अगर अपर हाउस में कुछ ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं, आरोप प्रत्यारोप आते हैं, तो प्रधानमंत्री फिर उसका रिप्लाई देंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी, और जो देश में विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट हो रहा है, उसको कैसे काउंटर करेगी भाजपा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो आप देखेंगे। उनके हर एक पॉइंट में एक जबरदस्त मुद्दा होने वाला है, या कहें कि पूरे भाषण में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको आगे बिहार चुनाव तक यूज किया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम होगा और दिलचस्प होगा देखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन देते तो वो किन बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन अदिति, एक चीज़ जो हमने देखी कि बीजेपी के, एनडीए के तमाम बड़े चेहरे जिनकी तरफ से संविधान को लेकर के कहा गया, इमरजेंसी का मुद्दा और एक ऐसा विषय है जो कि कांग्रेस का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम उद्योगपतियों को लेकर के विषय गिनाए गए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे की तरफ से इमरजेंसी की याद दिलाई गई। देखिए, दो बातें हैं। कांग्रेस चाहती है, खास तौर पे कांग्रेस, पूरा विपक्ष नहीं, पूरा विपक्ष केवल अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस ही इकलौती है जो अडानी को अटैक करना चाहती है, क्योंकि वो एक मुद्दा चाहती है। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल, मैं आपके मूल सवाल पर लाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक एग्जाम्पल के साथ आए। अरविंद केजरीवाल सडनली सरकार में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि वो एक आम आदमी है, और लोगों को वो बात कनेक्ट करती है कि हमारा जैसा कोई आदमी सरकार चलाए, हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी परेशानियों को समझे। तो ये जो एक इशू है कि तुरंत अपने जैसे व्यक्ति को पावर सौंप देना, ये जनता की आदत है, आम व्यक्ति को, निर्मल व्यक्ति को, डाउन टू अर्थ लोगों को। अब राहुल गांधी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में जो नैरेटिव शुरू किया था 14 के चुनाव से पहले, बतौर चाहे मुख्यमंत्री गुजरात समझ लें या फिर एक चुनाव प्रचार के लिहाज से, बार बार ये कहा था कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आप लोगों की जेब से पैसे लेकर, गरीबों की जेब से, आम जनता की जेब से पैसे लेकर कांग्रेस ने स्विस बैंक में अपना पैसा जमा किया। और आप देखिए कि 2014 में कैसे मिट्टी की तरह, हाथ से रेत की तरह सरकार फिसल गई यूपीए से और आ गई भारतीय जनता पार्टी के पास। 9 साल में अगर कोई एक बेसिक मुद्दा रहा, वो भ्रष्टाचार रहा। बार बार जिक्र होता रहा भ्रष्टाचार का, अभी भी पुरानी, आज भी अगर बात हो तो भ्रष्टाचार का जिक्र होता है। तो ये तो है लोगों से कैसे कनेक्ट होना है, किस मुद्दे पर। ठीक वैसे ही कांग्रेस चाहती है कि वो ये बताए कि जब काले धन का जिक्र आया, काला धन नहीं आया, और अब जो भी पैसा है वो सब अडानी को जा रहा है। सारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनके पैसे अडानी को जा रहे हैं।
और कांग्रेस कनेक्ट करना चाहती है जनता से कि हम बड़े उद्योगपति के पास पैसा जा रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं और हम आपके साथ हैं और आपकी जेब का पैसा आप ही को लौटाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई है। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा इतिहास याद दिलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस संविधान की आज हाथ में कॉपी लेकर जो नई जनरेशन है गांधीज की वो बात करती है, उसी संविधान को जब हाई कोर्ट ने कहा था, भ्रष्टाचार का जिक्र किया था इंदिरा गांधी का और कहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती, तो कैसे इमरजेंसी लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को इनफैक्ट तो ऐसे में संविधान के साथ साथ कब कब उल्लंघन हुआ वो याद दिलाना चाहती है और जनता को बताना चाहती है कि अगर एक बार फिर इसी कांग्रेस के हाथों में सत्ता गई, एक बार फिर यही विपक्ष के हाथों में सत्ता गई, तो आप याद कीजिए आपके साथ क्या हुआ था और अब आपके साथ क्या हो सकता है। तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा एक मानसिक गेम जिसे बोल सकते हैं उस तरह की है कि लोगों के साथ किस तरीके से लोगों को समझाया जाए। अब ये तो जनता डिपेंड करता है, जनता किसकी बात पर विश्वास करती है और अभी तक हमने चुनाव के नतीजों में उसको देखा कि जनता किस पर विश्वास ज्यादा करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का यही तरीका है कि जिस संविधान का आज हाथ में लेकर बात कर रहे हैं वो केवल सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल सिर्फ एक मैसेजिंग है, लेकिन असर में इसी संविधान, ये संविधान आज से तो है नहीं, 75 साल हो गए अडॉप्ट किए हुए, और इसी संविधान के साथ यूपीए 1, यूपीए 2, इंदिरा गांधी, नेहरू जी ने क्या कुछ किया है उन सारी बातों को फेरिस्त, चाहे फिर वो जैसे सरदारों का आज जिक्र आया, क्या इमरजेंसी का जिक्र हमेशा आता है, तो और ये पूरे 1 साल चलने वाला है। तो यही एक नैरेटिव काउंटर करने के लिए कांग्रेस वहां से काउंटर करती है अडानी को लेकर कि भाई भ्रष्टाचार को काउंटर करना है अडानी से, तो वहीं इस संविधान के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बड़े अपॉर्चुनिटी, और जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज को स्ट्रेटेजिक तरीके से देखती है और शायद उसके पास ये बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इमरजेंसी भले ही हमने प्रिया नहीं देखी है, लेकिन आज भी हमें उसके स्कार्स पता है, हमें आज भी पता है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था और किस तरह से डील हुई। तो जनता को पता है कि इमरजेंसी में क्या कुछ हुआ था, तो जाहिर तौर पे उसकी याद दिलाना लोगों को डराता है कि ये सरकार रहेगी। फिर जाहिर तौर पे इस चर्चा में हिंदुत्व का भी जिक्र आ गया, माइनॉरिटीज का भी जिक्र आ गया, तो आज इन सभी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। एक और चीज आदित्य मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि जब पीएम का संबोधन हो जाता तब ये सवाल ज्यादा मौजूद होता है, लेकिन एक प्रश्न ये है कि अभी 2 दिन की चर्चा में कुल सार आपको क्या समझ में आया? और आप जो चुनावों का जिक्र कर रहे थे, चाहे अगले साल हम शुरुआत में दिल्ली की बात कर ले या फिर बिहार की बात कर ले, क्या उसके लिए एक पिच यहाँ पर तैयार हो गया? और अगर ऐसा है तो विपक्ष के बड़े मुद्दे आपको क्या समझ में आए और सत्ता पक्ष के क्या? देखिए, 3 चीजें आजकल के चुनाव में बड़े मुद्दे होते हैं। पहले दिल्ली कर लेते हैं, फिर बिहार, दोनों ही बहुत रेलेवेंट है। दिल्ली इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जाहिर तौर पे एक बीजेपी के लिए इरिटेंट की तरह है, और ये कांग्रेस का भी, अब भले ही वो इंडिया गठबंधन और तमाम चीजें, लेकिन अगर आज हम दिल्ली के नेताओं से बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड तो ये समझ आता है कि आज कांग्रेस के लिए दिल्ली में बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है। वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनका सारा वोट बैंक ले लिया, अगर आम आदमी पार्टी सरकार में फिर आती है तो जाहिर तौर पे अगले 20 सालों के लिए उनका कांग्रेस का एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी कांग्रेस 5-5 साल का, जैसा उनका मानना है, तो आम आदमी पार्टी, तो अब देखिए तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने इस 70 सीटों को मुस्लिम और एससी वोटों में बांट दिया है। तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने जब सर्वे कराया है तो हर एक सीट पे 2 चीजें चेक कराई हैं। पहला, कितने मुस्लिम मतदाता हैं और कितने एससी मतदाता हैं।